प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान ग्राम सेवक 2016 के पुराने प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें स्पेशली जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल साइंस, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश वाले जो सेक्शन है उनके पेपर्स को सॉल्व करेंगे। उनके जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, राज्य का मुख्यमंत्री और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जब भी राज्यपाल नहीं होता है तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधिपति होता है तो वो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें कथन ए दे रखा है, राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। और इसका जो कारण है वो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ये इसका कारण दे रखा है आर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। तीसरा, ए सही है पर आर गलत है। और चौथा, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 है, यानी ए सही है। यानी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। लेकिन जो दूसरा इसका रीज़न है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, वो गलत है। तो तीसरा सही है, ए सही है और आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं और अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। तो इसमें जो सही आंसर है वो 3 है, यानी अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। तो ये सही पेयर नहीं है, तो ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। दूसरा, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तीसरा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। और चौथा, भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। अब नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो थर्ड है। यानी जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और जो फर्स्ट वाला है, यानी संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति और राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 है, यानी राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। क्योंकि विधानसभा का ही पार्ट होता है राज्य मंत्रिपरिषद, तो वो राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम, यानी उच्चतर से निम्नतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 4 पोस्ट दे रखी है, सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 है। 2 का मतलब जो सबसे सीनियर होता है वो सचिव है, उसके बाद में विशिष्ट सचिव, उसके बाद में उप सचिव और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो जूनियर है इन चारों में वो है सहायक सचिव। तो ये 2 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? इसमें 4 कार्य दे रखे, राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण और भू दस्तावेजों का रखरखाव। तो इसमें जो सही आंसर है वो 3 है, यानी आयकर का एकत्रीकरण ये जिलाधीश या कलेक्टर का काम नहीं है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से होता है जो कि आयकर का एकत्रीकरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति थी विकेंद्रीयकरण पर
पंचायती राज संस्थानों पर, ग्रामीण विकास पर और सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4, यानी बलवंतराय मेहता समिति जो थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73rd संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसमें 243 से 243T, 244 से 244P, 243 से 243O और 243 से 243ZA। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3, यानी 243 से 243O, ये थर्ड वाला आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 है, यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे। इसका समयकाल 5 वर्ष का होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और चौथा राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 3rd है, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों पॉइंट सही है। जो सेकंड पॉइंट है कि इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है वो गलत है। राज्य विधानसभा की जो अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है, मुख्यमंत्री नहीं करता है। तो जो सेकंड पॉइंट है उसके अलावा सारे पॉइंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? 4 खेल है, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और लॉन टेनिस। तो जो सही आंसर है वो है कबड्डी में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था, ए यानी फर्स्ट नंबर का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी और ग्रीन पार्टी। तो जो सही आंसर है वो है रिपब्लिकन पार्टी। भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो ये जब अस्तित्व में आया उसकी तारीख है 1 जनवरी 2014, 1 नवंबर 2014, 1 जनवरी 2015 और 1 जनवरी 2016। तो इसका जो सही आंसर है वो है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। 3 नंबर का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव और लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी वित्त मंत्री जो होता है वो भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पर्वत दे रखे हैं, पर्वत के प्रकार दे रखे हैं। 4 पर्वत के प्रकार है, युवा वलित, प्राचीन वलित, ज्वालामुखी और भ्रंश खंड। ये 4 तरह के पर्वत है और इनके क्षेत्र दे रखे हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट, दूसरा है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, तीसरा है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट और चौथा है परिप्रशांत पेट। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 है, यानी जो ए है युवा वलित वो उसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। इसी तरह से जो बी है प्राचीन वलित वो जो है उसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट। फिर ज्वालामुखी जो सी है उसका जो सही आंसर है वो है परिप्रशांत पेटी। और लास्ट में जो भ्रंश खंड है उसका जो सही आंसर है वो है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सूची 1 में पर्वत के शिखर दे रखे हैं और सूची 2 में महाद्वीप दे रखे हैं। तो पर्वत के शिखर 4 दे रखे हैं, किलिमंजारो, विंसन मैसिफ, तीसरा है माउंट कोसिस्को और चौथा एकांक गोवा। इसी तरह से 4 महाद्वीप दे रखे, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 नंबर है, यानी किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में है। इसी तरह से विंसन मैसिफ जो है वो अंटार्कटिका में है। इसी तरह से माउंट कोसिस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में तथा एकांक गुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में विश्व के महासागरों सागरों का निम्न में से
सही अनुक्रम कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी चीन। इसी तरह से अटलांटिक, दक्षिण चीन, आर्कटिक और हिंद, हिंद, आर्कटिक, दक्षिण चीन और अटलांटिक, और आर्कटिक, अटलांटिक, दक्षिण चीन और हिंद। तो जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है, यानी सबसे बड़ा जो सागर या महासागर है वो अटलांटिक है, उसके बाद में हिंद महासागर है, फिर आर्कटिक है और उसके बाद में दक्षिण चीन है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विवरण दे रखा है और सूची 2 में स्थान दे रखा है। तो 4 विवरण है: विश्व का आर्द्रतम स्थान, विश्व का सूक्ष्मतम स्थान, विश्व का दूर उत्तरी शहर और विश्व का दूर दक्षिणी शहर। और 4 स्थान दे रखे: इकिक, मासिनराम, यूशुआ और नी एलसुन। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर है, यानी विश्व का जो सबसे आर्द्रतम स्थान है वो है मासिनराम। उसके बाद में विश्व का उच्चतम जो स्थान है वो है इकिक। फिर आता है विश्व का दूर उत्तरी शहर जो है वो है नी एलसुन। और लास्ट में जो है विश्व का दूर दक्षिणी जो शहर है वो है यूशुआ। जो आंसर जो है वो 3rd नंबर का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है आर्द्रभूमि परिस्थितिक स्थल दे रखे हैं और सूची 2 में राज्य दे रखे हैं। तो 4 आर्द्रभूमि परिस्थितिक स्थल दे रखे: बोझ, चंद्रताल, स्लर और रुद्र सागर। और 4 राज्य दे रखे: हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 है। 2 का मतलब जो बोझ है वो उसका राज्य है मध्य प्रदेश। इसी तरह से जो चंद्रताल है, चंद्रताल का राज्य है हिमाचल प्रदेश। फिर स्लर का जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, तथा लास्ट में जो रुद्र सागर है उसका जो राज्य है वो है त्रिपुरा। तो ये 2 नंबर का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय कृषि में पारिस्थितिक प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो 2 है, वो है मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। ये सेकेंड वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर है वो है दक्षिण पश्चिम। इस दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थित्यांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस उद्योग को अहमदाबाद में पूर्वारंभ का लाभ प्राप्त है, अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, अहमदाबाद में निर्मित उच्च कोटि के वस्त्रों की भारत तथा विदेशों में बड़ी मांग है, और अहमदाबाद को मुंबई की अपेक्षा आयात निर्यात की सुविधाएं अधिक प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 नंबर है, यानी अहमदाबाद में भूमि जो है वो मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। ये सही आंसर है। इसी वजह से जो भारत के सूती उद्योग है वो मुंबई से अहमदाबाद की ओर शिफ्ट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे। हाड़ौती परिवार पश्चिमोत्तर के में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। दूसरा है पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र वालुकास्तूप मुक्त प्रदेश है। तीसरा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्राय द्वीपीय पठार का हिस्सा है। और चौथा है अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पदार्थों के रूप में उपलब्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 है, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सारे सही है। तो जो गलत आंसर है वो है फर्स्ट, और जो गलत है वो है हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। ये सही नहीं है, बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो सारे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
चार कथन दे रखे हैं। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। तीसरा है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। और चौथा है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उष्णोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सत्य है। और जो तीसरा कथन है कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है, ये जो कथन है वो असत्य है, यानी वो गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 4 मिट्टी के प्रकार दे रखे और 4 जलवायु प्रदेश दे रखे। तो मिट्टी के जो प्रकार दे रखे वो है एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। और 4 जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, शुष्क एवं अर्धशुष्क, अर्धशुष्क एवं आर्द्र, उप आर्द्र एवं आर्द्र और आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो सही है इसका आंसर है वो है फोर्थ, यानी एरिडिसोल्स है जो है वो उसका जो जलवायु प्रदेश है वो है शुष्क एवं अर्धशुष्क। फिर एन्सेप्टिसोल्स का जो जलवायु प्रदेश है वो है अर्धशुष्क एवं आर्द्र। फिर अल्फिसोल्स का जो जलवायु प्रदेश है वो उप आर्द्र एवं आर्द्र। और लास्ट में जो वर्टिसोल्स है उसका जलवायु प्रदेश है आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमशः 55.84 एवं 37.94% है। दूसरा पॉइंट, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। तीसरा, राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 व करौली जिलों में पाए जाते हैं। और चौथा, राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड है, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शन सही है। जो पहला ऑप्शन है, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमशः 55.84 व 37.94% है, ये जो वक्तव्य है ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह सूखे के कारण प्रारंभ होता है। दूसरा, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है। तीसरा, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है। और चौथा, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो 4 है, यानी जो मरुस्थलीकरण प्रक्रिया है वो अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए? पहला है 87 से 88, दूसरा 2000 से 2001, तीसरा है 2002 से 2003 और चौथा है 2009-10। तो जो इसका सही आंसर है वो थर्ड है। 2002-2003 में जो अकाल पड़ा वो अप्रत्याशित अकाल एवं सूखा हुआ, यानी 2002-2003 में जो अकाल पड़ा उसमें 90% से अधिक गांव कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है, राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। दूसरा, राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है।
तीसरा, राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है। और चौथा, राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 है, यानी जो फर्स्ट और सेकंड है वो सही है और थर्ड और फोर्थ है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में अंध एवं घूसर डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? यानी ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर के अंडरग्राउंड पानी निकालना या जैसे हैंडपंप खोदना इत्यादि पर रोक लगा रखी है, यानी कि भूमि के अंदर से पानी निकालना, बोरिंग करना, तो वो उस तरह की कार्रवाई पे रोक लगा रखी है। तो ऐसे कौन से एरिया है? पहला बीनमाल, टोडा भीम, टोडा रायसिंह, दूसरा बहरोड, बीनमाल, सूरजगढ़, गोंड और श्री माधोपुर, तीसरा है सूरजगढ़, देसूरी और देवाली, और चौथा है बहरोड, ओसिया और महुआ। तो जो इसका सही आंसर है वो है बहरोड, बीनमाल, सूरजगढ़, गोंड और श्री माधोपुर। ये वो एरिया है जहाँ पर कि अंडरग्राउंड जो पानी है उसको इंडिविजुअली निकालने पर रोक लगा रखी है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। यानी 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है, राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11% पाया जाता है 2012। दूसरा है, वर्ष 2007 से 2012 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई। तीसरा, वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और चौथा, वर्ष 2007 से 2012 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ है। तो जो सही आंसर है वो थर्ड है, यानी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, और वो स्टेटमेंट है वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला, अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56.0% हो गया। दूसरा, दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21 से घटकर 13.5% रह गया। तीसरा, तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया। और चौथा, कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले व चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया। तो निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो इसका सही उत्तर है वो 4 है, यानी जो स्टेटमेंट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो सही है, और जो गलत स्टेटमेंट है कि अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56.0% हो गया, वो स्टेटमेंट गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये लिफ्ट नहर दे रखी है 4, जयनारायण व्यास, चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल और डॉक्टर करण सिंह। और जो सूची 2 है जिसमें कि लाभान्वित जिले दे रखे वो है बीकानेर नागौर, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर और हनुमानगढ़ चूरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है उसके जो लाभान्वित जिले हैं वो जोधपुर जैसलमेर। उसी तरह जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है उसके जो लाभान्वित जिले हैं वो है हनुमानगढ़ और चूरू। तथा पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है उसके जो लाभान्वित जिले हैं वो है बीकानेर और नागौर। तथा डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर है उसके जो लाभान्वित जिले हैं वो है जोधपुर और बीकानेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में खनिज दे रखे मैंगनीज और तांबा, तथा जो खनन क्षेत्र दे रखे हैं वो है टिक्की गढ़बोर, राजमल बागेश्वर, लीलावानी कालाखुटा और कोल्हन भगोनी। तो ये 4 खनन क्षेत्र दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी जो पन्ना है उसका खनन क्षेत्र
टिक्का गढ़बोर है। तांबा का जो खनन क्षेत्र है राजमल और बागेश्वर है। इसी तरह से मैंगनीज का जो खनन क्षेत्र है वो लीलावानी कालाखूटा है, तथा तांबा का जो खनन क्षेत्र है वो कोल्हन और बगोनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों जैसे रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए? जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। दूसरा बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और जयपुर। तीसरा अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। तथा चौथा कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। इनको ए श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 4 स्टेटमेंट दे रखे। राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है। दूसरे, राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। तीसरा, राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है। और चौथा, राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक है, यानी सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही है, और जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। यानी राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है, ये गलत है। और इसी तरह से राज्य में जो लिंगानुपात की प्रवृत्ति है 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही, ये स्टेटमेंट भी गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 और प्रमुख आवास क्षेत्र, तो ये 4 तरह के प्रतिशत दे रखे 2011 के हिसाब से जनजातियों के। 20% से कम, 20 से 25%, 26 से 50% और 51 से 80%। और जो क्षेत्र दे रखे हैं इनके आवास क्षेत्र वो है 12 बूंदी करौली, दूसरा है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़, तीसरा है उदयपुर, सिरोही और दौसा, और चौथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो जो इसका सही आंसर है वो ए है, यानी 20% से जो कम है जनजातियों का प्रतिशत वो है चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह से 20 से 25% जो है वो है 12 बूंदी और करौली में। 26 से 50% जो है वो है उदयपुर, सिरोही और दौसा में। और इसी तरह से 51 से जो 80% जनजाति है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में राजस्थान की जनजातियां हैं जैसे सहरिया, गरासिया, डामोर और मीणा। और सूची 2 में प्रमुख आवास क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बाराकोटा और जयपुर, दौसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी सहरिया जो जनजाति है वो मैक्सिमम जो रहती है वो बारा और कोटा में रहती है। गरासिया जनजाति जो है वो उदयपुर, सिरोही में रहती है। डामोर जो जनजाति है वो मुख्यतया डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करती है। और इसी तरह से जो मीणा है वो जयपुर और दौसा में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? पहला है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना। दूसरा, राजस्थान आजीविका मिशन आरमोल। तीसरा, मेवात, डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और चौथा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। तो जो इसका सही आंसर है वो है 4, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो योजनाएं हैं ये जनजातीय अर्थव्यवस्था में के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है। तो सिर्फ संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना जो है वही राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्षतः संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? 20 लाख, 30 लाख, 38 लाख और 33 लाख। तो जो सही आंसर है वो है 33 लाख लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार
कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में से बेरोजगार व्यक्तियों को आंका गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति यानी समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। तीसरा, संपूर्ण राज्य में कुल श्रम शक्ति के 3.1% व्यक्ति बेरोजगार हैं। और चौथा, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत ऊंची है। तो जो आंसर सही है वो है 1 और 2, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं और शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। तो ये दोनों सही है और बाकी के 2 गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? समन्वित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण ट्राइसेम। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास DWCRA तथा औद्योगिक औजार सप्लाई सिट्रा। तीसरा, गंगा कल्याण योजना GKY तथा मिलियन कुआं स्कीम MWS। और चौथा, जवाहर रोजगार योजना। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 और 3, यानी चौथा जो योजना है वो सही नहीं है, जवाहर रोजगार योजना सही नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011 से 12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए? 1.12 करोड़, 1.51 करोड़, 2.35 करोड़ और 90 लाख। तो जो सही आंसर है वो है 1.51 करोड़। सेकंड वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 10.3% बढ़ा है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा है। राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 व 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। और चौथा है 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आंका गया है। तो इसके जो सही आंसर है वो है 4, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच में 10.3% बढ़ा है, ये जो कथन है वो गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त, मौर्य, शातवाहन और वर्धन। तो इसका सही आंसर वो है शातवाहन। शातवाहन काल में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1873 ईस्वी में बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? मार्शल, कनिंघम, केएस लाल और बीके थापा। तो सही आंसर है वो है कनिंघम ने 1873 में बरहुत स्तूप की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी और किशनगढ़। तो जो इसका सही आंसर है वो है सुजानगढ़। सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह और कुंभा। तो जो सही आंसर है वो है हुसैन शाह। इसी ने मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार, तलाक, विवाह और पुत्र जन्म। तो जो इसका सही आंसर है वो है तलाक, यानी तलाक जो है इसको बीलों में छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी?
महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवत सिंह और महाराजा प्रताप। तो जो इसका सही आंसर है वो है महाराजा प्रताप। इनके राज्य में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ मौजूद थे, जिनको कि गंधर्व 22 भी बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हड़ौती, मेवाती, मालवी और अहिरवाटी। तो सही आंसर है वो है मालवी। तो मालवी की विशेषता है निमाड़ी एवं रागड़ी बोली। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास और संतदास जी। तो सही आंसर है वो है लालगिरी। इन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा विजय सिंह और महाराजा मान सिंह। तो जो सही आंसर है वो है महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर अजमेर और उदयपुर सिरई। तो जो सही आंसर है वो है अलवर भरतपुर। यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम है बम नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगिया माता, नागणेची माता, आयड़ माता और शीतला माता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयड़ माता, यानी सुगंध चिड़ी को लोक माता का स्वरूप जो मानते हैं वो है आयड़ माता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी और मंगला राम जी। तो जो सही आंसर है वो है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी बालिंद जी के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और गोगा जी। तो जो सही आंसर है वो है गोगा जी। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता और जटियाला माता। तो जो सही आंसर है वो है जिलानी माता। जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेरिकोटा, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी और थेवा कला। तो जो सही आंसर है वो है टेरिकोटा। राजस्थान का जो मोलेना गांव है वो टेरिकोटा नामों की हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत और एक कृषि कर। इन चारों में से जानोटण किसको बोलते हैं? तो जो सही आंसर है वो है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, उसको राजस्थानी संस्कृति में जानोटण भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का और बालक। तो जो सही आंसर है वो है महिलाएं भील जनजाति में कच्छावू पहनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देशी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री और राजस्थानी लोकगीत। तो जो सही आंसर है वो है 3, यानी औलंदी जो है वो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को औलंदी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए और जाजम छपाई के लिए। तो जो सही आंसर है वो है तीर कमान निर्माण के लिए चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ी गामा स्थान प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बल्लैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में और हाथों में। तो जो सही आंसर है वो है हाथों में बल्लैया आभूषण पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। तो इसमें कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, तो उनको सही टेंस से बनना है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड है, यानी व्हेन आई ओपनड, ओपन का यहाँ ओपनड आ जाएगा। दूसरा, व्हेन आई ओपन द डोर, आई सी का सा हो जाएगा, आई सा ए मैन ऑन हिज नीज। फिर आ जाएगा ही हैड बीन लिसनिंग, तो लिसन का क्या आ जाएगा? हैड बीन लिसनिंग टू अवर कन्वर्सेशन एंड आई
वंडर्ड, जो वंडर है उसका क्या आ जाएगा, वंडर्ड। और फिर आ जाएगा हाउ मच ही हैड हर्ड, तो हियर का क्या आ जाएगा, हैड हर्ड। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, ओपन, सा, हैड बीन लिसनिंग, वंडर्ड और हैड हर्ड। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो एक एक्टिव वॉइस दे रखा, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। ये एक एक्टिव वॉइस है, तो उसका जो सही पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड है। देन इसको यदि पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो करेक्ट फॉर्म होगी, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विथ। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चूज ए सेंटेंस विद द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्म, आई विल सेल द टीवी सेट इफ यू कीप क्वारलिंग अबाउट द प्रोग्राम, सेड देयर मदर। नो, डोंट डू दैट, वी विल नेवर क्वारल, सेड द चिल्ड्रन। तो ये इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है थर्ड नंबर, यानी देयर मदर थ्रेटन टू सेल द टीवी। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है थर्ड, यानी देयर मदर थ्रेटन टू सेल द टीवी सेट इफ दे केप्ट क्वारलिंग अबाउट द प्रोग्राम। द चिल्ड्रन बेग्ड हर नॉट टू डू दैट, एश्योरिंग दैट दे वुड नेवर क्वारल। यानी दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो मम्मी ने बोला था कि यदि तुम आपस में लड़ाई करते रहोगे तो मैं टीवी को बेच दूंगी। तो बाद में बच्चों ने बोला था कि नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप कृपा करके आप प्लीज़ टीवी को मत बेचिए। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यूज एक्स इफ देयर इज नो आर्टिकल। तो इसमें जो सही ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ही सेड, ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या क्या आर्टिकल्स आएंगे तो वो आपको बताना है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो ये 1, यानी ही सेड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसमें एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर आगे देयर वाज एन एक्सप्लोजन, तो ये जैसे अपने को पता है AEIOU, उसके साथ में एन लगता है, तो यहाँ पे एन लगा। तो देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द लास्ट हाउस आई विजिटेड एंड मिस्टर बीन ओनर ऑफ द हाउस वाज बर्न्ड इन द फेस। तो ये लास्ट में जो 4 जगह है उन चारों में द लगेगा। फर्स्ट में ए लगेगा, सेकंड में एक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और उसके बाद में एन लगेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस। तो इसमें 4 ब्लैंक जगह दे रखी है, वहाँ पे अपने को एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना। तो जो सही आंसर है वो है 4। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये लगेगा, बाय मिस्टेक I opened Sylvia letter instead of my own. She was very angry with me and said that I had done it on purpose. तो यानी यहाँ पे by, of, with और on ये 4 प्रीपोजिशन लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Identify the incorrect sentence in which the verb is not in argument with the subject option. तो इसमें जो सही आंसर है वो 4th है, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, व्हेन द शिप अराइव्ड इन पार्ट द क्रू वाज टेकन इनटू कस्टडी ऑन ए चार्ज ऑफ म्यूटिनी। ये जो है सेंटेंस वो इनकरेक्ट है। बाकी जो तीनों सेंटेंस है, एज एन एक्सपीरियंस बीइंग विजडम टू मैन, दूसरा है नीदर मिस्टर वाई नॉर मिस्टर जेड हैज एनी राइट टू प्रॉपर्टी, और तीसरा द शिप्स क्रू वाज ए मिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज। तो ये जो तीनों सेंटेंस है वो सही है, और चौथा वाला है वो इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड इन राइट ऑर्डर। मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन। तो इनके करेक्ट इंग्लिश वर्ड क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, यानी मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, वेतन वृद्धि को इंक्रीमेंट बोलते हैं, और प्रतिलेखन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड
जेनरस इसके जो सिनोनिम है जेनरस के वो लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नेनिमस। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिसएंथ्रोपिस्ट इज, इसका जो सही आंसर है वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। फर्स्ट वाला आंसर सही है। चलिए, यानी मिसएंथ्रोपिस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो उसका जो एंटोनिम होगा वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इन राइट ऑर्डर। तो ये अलग अलग वर्ड दो रखे, तो इसका वन वर्ड क्या होगा? फियर ऑफ कॉन्फिडेंस स्पेसेस। दूसरा है ए पर्सन हु हैज एन इरेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील। तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है क्लास्ट्रोफोबिया, और दूसरा है क्लेप्टोमेनियक। ये सही वर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे तेज मेमोरी है सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ऑक्सिलरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो जो सही आंसर है वो है कैश मेमोरी, ये सबसे तेज मेमोरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? डिलीट कुंजी, एंटर कुंजी, इंसर्ट कुंजी और एस्केप कुंजी। तो जो सही आंसर है वो है एस्केप कुंजी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए शार्ट कमांड है कंट्रोल ई, कंट्रोल टी, कंट्रोल आर, कंट्रोल सी। तो जो सही आंसर है वो है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से टेक्स्ट को सेंटर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मल्टीमीडिया होता है ऑडियो, वीडियो, और उक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मल्टीमीडिया। ऑडियो और वीडियो दोनों को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डोमेन नंबर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेम सिस्टम और उक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर है वो है डोमेन नेम सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 किलोबाइट किसके तुल्य है? 800 बिट, 1024 बिट, 512 बिट और उक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर है वो है 800 बिट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निबल तुल्य है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 4 बाइट। तो जो सही आंसर है वो है 4 बिट। अगला क्वेश्चन करते हैं। भंडारण की उच्चतम क्षमता है टेराबाइट, योट्टाबाइट, जेट्टाबाइट और एक्साबाइट। तो जो सही आंसर है वो है 2 नंबर यानी योट्टाबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? बीपीएस, जीपीएस, सीपीएस और उक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर है वो है बीपीएस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आईएसडीएन का पूरा नाम है इनपुट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड स्विच डिजिटल नेटवर्क और इनपुट स्विच डिजिटल नेटवर्क। तो जो सही आंसर है वो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सोना, कंचन, कनक, जातरूप और स्वर्ण युतिका। दूसरा है धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बानेत। तीसरा है पृथ्वी, अचला, पृथुल, अवनी और वसुंधरा। और चौथा है निर्जर, निर्जरिणी, झरना, प्रपात और चश्मा। तो जो सही आंसर है वो है सेकंड यानी धनुर्धर, धनुर्धारी, कमनेत, तीरंदाज और बानेत, ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? तो इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर है पितृ अनुमति, यद्यपि और षडानन। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। 4 मुहावरे दे रखे हैं, तो कौन सा युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, तीसरा छाती उमड़ाना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना, और चौथा चादर से बाहर पैर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना। तो जो सही आंसर है वो है फर्स्ट छठी का राजा। तो इसका जो मीनिंग दे रखा है कठिन परिश्रम करने वाला, वो सही नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी छठी के राजा को कठिन परिश्रम करने वाला, ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित्त, अन्य, मनस्क, अनुलोम प्रतिलोम। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है?
पराजय, पराभव, परायण। दूसरा है अकाल, अथल और अपड़। तीसरा है कुगड़ी, कुपुत्र और कुठे और कुठोर। और चौथा है दुश्चिंता, दुष्कर्म और दुस्साहस। जो सही आंसर है वो है पराजय, पराभव और परायण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो सही ऑप्शन है वो थर्ड वाला है, वृतान, छायातरु, पर्णशाला और चंद्रमुख। अगला क्वेश्चन करते हैं। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा, रुपये से रुपया पैदा होता है, इसका अर्थ दे रखा है। दूसरा, घर ही के मर्द है, डरपोक आदमी। तीसरा, छूटा बाज ना आवे यहाँ, लाभ कर वस्तु कुरूपी हो तो अच्छी है। और चौथा है, कन कन जोड़े मन जुड़े, यानी बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है घर ही के मर्द है, यानी डरपोक आदमी। ये इसका सही अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द वाला विकल्प है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो सही ऑप्शन है वो फोर्थ है, कूट, गर, किंकिर यानी कोकिल, कास यानी लंबी घास, कूट यानी पर्वत की चोटी, किंकिनी यानी करदनी और कांस मतलब खांसी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे, तो जो सही ऑप्शन है वो है एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन, आत्मकथा। ये इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द समूह है। 4 ऑप्शन दे रखे, तो सही ऑप्शन है घेरा, छापा, उतारा और झटका। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मैथमेटिक्स के जो इसके क्वेश्चन थे वो उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।